रूस यूक्रेन युद्ध में सीजफायर के संकेत दिख रहे हैं और यह अच्छी खबर है। मैं भी अपने पॉइंट से मानता हूं कि रूस और यूक्रेन युद्ध में सीजफायर हो जाना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग मारे जा चुके हैं, बहुत खून बह चुका है और भारत की धरती से हमने कभी युद्ध का संदेश नहीं दिया। हमने बुद्ध की बात की, हमने शांति की बात की और इस खबर में शांति की बात की जा रही है, इसलिए इस खबर को आज हमने प्रमुखता से उठाया और सबसे पहली खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के फ्लोरिडा से आई एक मुलाकात की खबर ने पूरी दुनिया की धड़कनें न सिर्फ तेज की है, बल्कि पूरी दुनिया को एक उम्मीद दी है कि यह युद्ध अब खत्म होना चाहिए। यह युद्ध खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जो अब तक खून और तबाही का पर्याय बन चुका है, सवाल यह क्या अब अपने आखिरी मोड़ पर है? क्या इसका लास्ट चैप्टर चल रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बेहद गोपनीय बातचीत के बाद उम्मीदें जरूर जगी हैं। फ्लोरिडा के मारे लागो रिजॉर्ट में बंद कमरे के भीतर करीब 3 घंटे तक बातचीत चली और बाहर निकलते ही दुनिया को एक बड़ा संकेत मिला है। डोनाल्ड ट्रंप, वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की दोनों नेताओं ने दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध खत्म करने के समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन इसी बेहद करीब की खबर के बीच एक बड़ा पेच भी फंसा हुआ है। जानकारों की माने तो बातचीत में युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी और भविष्य की रणनीति पर गहन मंथन हुआ है। सुरक्षा गारंटी पर जहां तक मुझे खबर है अमेरिका मान भी गया है, हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अब भी उलझे हुए हैं और वही तय करेंगे कि यह मुलाकात इतिहास बनेगी या एक और नाकाम कोशिश। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने संकेत दिए कि अमेरिका समाधान चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वहीं ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा। ट्रंप ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लीजिए, इससे यह खबर थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। We had a terrific meeting. We discussed a lot of things. As you know, I had an excellent phone call with President Putin that lasted for over 2 hours. We discussed a lot of points, and I do think we're getting a lot closer, maybe very close. The President and I just spoke to the European leaders. They were, maybe a few weeks, and if it went poorly longer, and if it went really poorly, it's not going to happen. That would be a shame. There's that chance also. It's possible. डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में सब साफ हो जाएगा कि शांति संभव है नहीं। उनके मुताबिक बातचीत निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और दोनों पक्षों के बीच भरोसा पहले से मजबूत हुआ है। दोनों तरफ बहुत पॉजिटिव माहौल है। इस बयान में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी काफी तारीफ की, वो भी ज़ेलेंस्की के सामने। पुतिन को एक महान लीडर बताया और यह भी कहा कि पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन सक्सीड करे। हालांकि इस बात पर ज़ेलेंस्की मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कीव से भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बैठक को अब तक की सबसे अहम बातचीत करार दिया और कहा कि शांति के ढांचे पर लगभग सहमति बन चुकी है। ट्रंप के साथ फ्लोरिडा में हुई बैठक के बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया। And we had a really great discussions on all the topics, and we appreciate the progress that was made by American and Ukrainian teams in these recent weeks. Special thanks to Steve Witkoff and Jared Kushner, and thank you for their engagement and full commitment, and also to our team, and first of all to Rustem Umerov and General Gnatov, and to all our teams. And we discussed all the aspects of the peace framework, which includes, and we have a great achievements, 20-point peace plan, 90% agreed, and U.S.-Ukraine security guarantees 100% agreed. U.S.-Europe-Ukraine security guarantees almost agreed. Military dimension 100% agreed. Prosperity plan being finalized, and we also discussed the sequencing of the following actions. And we agree that security guarantees is a key milestone in achieving lasting peace, and our teams will continue working. हालांकि कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। उनका कहना है कि सुरक्षा गारंटी पर करीब 95% सहमति हो चुकी है और यूरोपीय देश इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे, जबकि अमेरिका उनका समर्थन करेगा। दोनों नेताओं ने माना कि बिना मजबूत सुरक्षा गारंटी के स्थायी शांति संभव नहीं है। दावे बड़े हैं, उम्मीदें भी बड़ी हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या कूटनीतिक बंदूकों से तेज साबित होंगी? ज़ेलेंस्की और ट्रंप की 3 घंटे की मीटिंग का लब्बो लुबाब क्या रहा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। जल्दी से देखते हैं इस 3 घंटे की बैठक में क्या हुआ है। मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन से भी बातचीत की, जिसे उन्होंने
बहुत ही प्रोडक्टिव करार दिया। दोनों नेताओं ने एक संशोधित 20 पॉइंट शांति प्लान पर चर्चा की। मीटिंग के दौरान ट्रंप और जेलेंस्की ने कई यूरोपीय नेताओं से भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर बातचीत की, उनको भरोसे में लेने की कोशिश की। उनका कहना है हम समझौते के बहुत करीब हैं, शायद बहुत बहुत करीब। ट्रंप ने कहा 95% मुद्दे सुलझ चुके हैं, लेकिन जो विवाद है खास करके पूर्वी डोनबास को लेकर है, जो कि अभी बाकी है, यही आखिरी पेच है। प्लान 90% तैयार है। यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटी पर लगभग सहमति हो गई है, जेलेंस्की का कहना है। ट्रंप ने जेलेंस्की की तारीफ की और कहा कि रूस भी युद्ध खत्म करना चाहता है। इसके साथ साथ पुतिन की भी तारीफ की। राष्ट्रपति पुतिन को एक शानदार व्यक्ति, एक शानदार लीडर बताया। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर से मिसाइल और ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस बैठक का मकसद यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए शांति का रास्ता निकालना है। ट्रंप ने पिछले महीने एक शांति योजना रखी थी, जिस पर अब दोनों देश बातचीत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले ये जो मसौदा रखा गया था, इसमें 28 पॉइंट शामिल किए गए थे, लेकिन यूक्रेन ने इसे घटाकर 20 पॉइंट्स में समेट दिया। अमेरिकी अधिकारी लगातार दोनों पक्षों से बात कर रहे हैं ताकि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके। डोनबास पे पेच फंसा हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ये गतिरोध डोनबास क्षेत्र को लेकर है और डोनबास का जो इलाका है वो पहले से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस चाहता है कि यूक्रेन अपनी सेना को डोनबास से पूरी तरीके से हटा दे, जबकि यूक्रेन इसके लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि बहुत पेचीदा मुद्दा है, लेकिन इस पर भी बातचीत आगे बढ़ रही है। जेलेंस्की ने साफ किया कि यूक्रेन जिस इलाके पर नियंत्रण रखता है वो उसे छोड़ने का फैसला केवल जनता की सहमति से ही कर सकता है और इसके लिए जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम का विकल्प खुला हुआ है। अब डोनबास सबसे बड़ा पेच क्यों है, सबसे बड़ी अड़चन क्यों है आखिरकार? डोनबास क्या है? डोनबास डोनेट्स्क और लुहांस्क, जिसे संयुक्त रूप से डोनबास का इलाका कहा जाता है, जो इलाका अभी हमने आपको मैप में हल्का सा डार्क करके दिखाया हुआ है। डोनबास के रूस के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यह सोवियत काल की विरासत का हिस्सा है। 19वीं सदी से लेकर सोवियत काल तक डोनबास औद्योगिक केंद्र रहा है। कानूनी तौर पर डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा माना जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, रणनीतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। रूस द्वारा मांगे गए डोनबास क्षेत्र को लेकर बातचीत अब भी अधूरी है। ट्रंप ने कहा है कि यह सबसे जटिल पॉइंट्स में से एक है। अमेरिका ने डोनबास में कुछ हिस्सों में फ्री इकोनॉमिक जोन बनाने का सुझाव दिया है। इस प्रस्ताव पर अभी पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। ट्रंप का कहना है कि इस मुद्दे पर धीरे धीरे प्रगति हो रही है, लेकिन यही पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा पेच भी है। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से युद्ध जारी है, लेकिन हालात अब भी टस से मस नहीं हुए हैं। इस जंग ने क्या नुकसान किया है इंसानियत के लिए, रूस के लिए, यूक्रेन के लिए, पूरी दुनिया के लिए? जंग में अब तक क्या क्या हुआ है आप देखिए, इस पर नजर डालेंगे तो शायद आप जो है परेशान भी हो जाएं, विचलित भी हो जाएं। जंग क्या देकर जाता है? फरवरी 2022 में युद्ध की शुरुआत हुई। रूस ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया, कीव पर हमला किया, लेकिन यूक्रेनी प्रतिरोध मजबूत था क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप का सपोर्ट था। रूस ने दक्षिण में खेरसोन और मारियोपोल पर कब्जा कर दिया क्योंकि रूसी सेना मजबूत थी। फुट सोल्जर्स बहुत मजबूत थे, बहुत बड़ी मात्रा में थे। मार्च अप्रैल 2022 कीव से रूसी सेनाएं पीछे हटी। बुचा में युद्ध अपराधों के सबूत मिले। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के इलाकों में हमला शुरू किया। मारियोपोल पर कब्जे के बाद रूस ने यूक्रेनी बंदरगाहों पर भी कब्जा कर लिया। ओडेसा के अलावा ब्लैक सी पर भी बाकी सभी यूक्रेनी बंदरगाहों पर कब्जा कर दिया। मई 2022 में मारियोपोल पर रूस का कंप्लीट कब्जा हो गया। अगस्त 2022 तक खार्किव इलाके में यूक्रेन ने जमीनी हमला शुरू किया। सितंबर 2022 में यूक्रेन का खार्किव काउंटर ऑफेंसिव देखने को मिला, हजारों स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र मुक्त कराया। अक्टूबर नवंबर 2022 यूक्रेन ने खेरसोन शहर को मुक्त कराया। रूस ने 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, जपरोजिया को अवैध रूप से अपने देश में मिला लिया। दिसंबर 2022 रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा सेक्टर्स पर हमले शुरू किए। 23 में आ जाइए, गतिरोध और काउंटर ऑफेंसिव यहां पर भी देखने को मिला। जनवरी से लेकर मई तक बाखमुत की लंबी लड़ाई चली। रूस ने मई में कब्जा किया, लेकिन भारी नुकसान उठाना पड़ा। जून से अगस्त 2023 के बीच आ जाइए, यूक्रेन का बड़ा काउंटर ऑफेंसिव दिखा, लेकिन सीमित कामयाबी मिली। सितंबर से दिसंबर 2023 के बीच रूस ने अवदीवका पर हमला तेज कर दिया। अब आ जाइए 2024 में, रूस यूक्रेन युद्ध 2024 का चैप्टर क्या कहता है।
फरवरी 2024 रूस ने अवदीका पर कब्जा कर लिया। मई 2024 में रूस ने खार्किव क्षेत्र में नया ऑफेंसिव शुरू किया। अगस्त 2024 में यूक्रेन का कुर्स्क क्षेत्र पर बड़ा हमला सामने आया, पहला बड़ा यूक्रेनी क्षेत्रीय कब्जा था। दिसंबर 2024 रूस ने कुराखोव पर कब्जा कर लिया। यूक्रेन ने रूसी तेल सुविधाओं पर ड्रोन से हमले तेज कर दिए। अब आ जाइए 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध का चैप्टर क्या कहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई सहायता और शांति प्रयास के अवसर देखने को मिले। जनवरी 2025 में रूस ने बेल्यका, नोवोसेल्का और कुराखोव पावर स्टेशन पर कब्जा कर लिया। उत्तर कोरियाई सैनिक रूस की मदद करने लगे। फिर अप्रैल 2025 में यूक्रेन कोर्स से पूरी तरह से पीछे हटा। जून जुलाई 2025 रूस ने चासिव यार और लुहांस्क क्षेत्र पर पूर्ण कब्जा कर लिया। अगस्त 2025 रूस इसके बाद पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ा। ट्रंप पुतिन अलास्का समिट, लेकिन कोई समझौता नहीं। सितंबर से दिसंबर 2025 रूस ने डोनेट्स्क क्षेत्र में धीमी लेकिन स्थिर प्रगति की। लगभग 4,700 से 6,000 स्क्वायर किलोमीटर हासिल किया। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरी और एयर बेसिस पर बड़े ड्रोन हमले किए। दिसंबर 2025 में रूस ने सिवर्स्क, मिर्नोहराद पर कब्जा किया और कीव पर बड़े मिसाइल हमले किए और ड्रोन हमले भी देखने को मिले। लेकिन यहीं इसी दौर में ट्रंप प्रशासन ने बातचीत तेज कर दी। जो 20 पॉइंट प्लान है उस पर सहमति बना ली। जेलेंस्की और ट्रंप की मीटिंग में बताई गई बात कि 95% तक समझौता हो गया है, लेकिन यह अंतिम समझौता नहीं है। जबकि इस दरमियान रूस यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड पर हमले जारी रखे हुए हैं। यह पूरी टाइमलाइन थी। रूस यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ पूरी यूरोप को बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा बाजार, यहां तक कि मानवता को भी प्रभावित किया। शांति की उम्मीद अभी बनी हुई है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। यह जंग बर्बादी की कहानी कैसे लिख गया है, इस पर एक नजर भी डालते हैं। यूक्रेन के अगर आप पहलू से देखेंगे तो 45,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। 1 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। 15,149 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो गई हैं। 8,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हो गए। 14,000 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। 20,000 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए हैं। 60 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है और 70 लाख लोग गरीब हो गए। यह है जंग का असली चेहरा। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ यूक्रेन को नुकसान हुआ और रूस को कोई नुकसान ही नहीं हुआ। रूस का नुकसान तो ज्यादा है। 1.25 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए रूस के। 2 लाख से ज्यादा सैनिक घायल हैं। 18,923 से ज्यादा टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हुई हैं। 9,867 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम तबाह हुए हैं। 700 के करीब आम नागरिकों की मौत हुई है। और जीडीपी में तो 4.5% की गिरावट है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध ने मानवीय और भौतिक तबाही का एक नया किताब लिख दिया है। हजारों की मौत, लाखों विस्थापित और शहर के शहर बर्बाद हो गए, जिसको देखकर दुनिया दहल रही है। संघर्ष ने न सिर्फ सीमाओं को बल्कि वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को भी हिलाकर रख दिया, क्योंकि इसी वॉर की वजह से रशिया पर अंधाधुंध सैंक्शंस लगाए गए। दुनिया भर में उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट, गैस मार्केट सब प्रभावित हुआ और हर देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। यहां तक कि भारत को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसी वॉर की वजह से 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भारत के ऊपर लगाया गया, क्योंकि रशिया से तेल भारत लेता था और इस वजह से अमेरिका ने कहा कि आप वो तेल परचेस करना कम करो, हम आपकी टैरिफ को फिर से 25% कर देंगे, लेकिन तब तक आपको 50% ही देना पड़ेगा। भारत का जिक्र सिर्फ इस बात के लिए कि इस युद्ध ने हर किसी का नुकसान किया है, हर देश का नुकसान किया है। इसलिए इस युद्ध को अब खत्म होना ही होगा।